नमस्कार, स्वागत है आपका वीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई लोगों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी होने का खतरा है। ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है और ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अतुल मित्तल, कोशिश अस्पताल गुरुग्राम के जुड़ेंगे, गुरुग्राम से जुड़ जाएंगे, और ईएनटी स्पेशलिस्ट और शार्प साइट आई अस्पताल के सीनियर आई कंसल्टेंट विनीत सहगल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कोरोना के ताजे आंकड़े बता देते हैं। देश में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन जो मौत की संख्या है वो फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, ये रात की खबर है। देखिए 3,11,170 पिछले 24 घंटे में जो संक्रमण के मामले आए हैं वो 3,11,170 है, लेकिन 4,077 लोगों की जान चली गई है और आंकड़े कम हो रहे हैं। ये थोड़ा राहत जरूर मिल रही है। लॉकडाउन और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, मास्क लगा कर रहना, इन तमाम नियमों का जो हम पालन कर रहे हैं कड़ाई के साथ, उसका असर दिख रहा है कि अब आंकड़े कम होना शुरू हो गए हैं और लगातार ये आंकड़े गिर रहे हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 3,11,170 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 4,077 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। अब तक कुल 2,70,284 लोगों की जान गई है। हालांकि 24 घंटे में 3,62,437 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और देश में अभी 36,18,458 एक्टिव केसेस हैं। आज जो आंकड़ा आया है 4,077 लोगों की जान गई है और कल जो आंकड़ा आया था 3,890 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान इलाज के दौरान गंवाई थी। ये आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। सावधानी बरतना बिल्कुल मत छोड़िए, हर वक्त सावधान रहिए। देखिए पिछले 24 घंटे में 3,11,170 मामले आए हैं और जांच 18,32,950 जांचें हुई, जिसके बाद 3,11,170 मामले निकलकर सामने आए और मौत के आंकड़े 4,077 है पिछले 24 घंटे के। और उसके पहले के 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 3,890 वो आंकड़े हैं। और वैक्सीनेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए अब तक देश भर में कुल 18 करोड़ 22 लाख डोज लग चुकी है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारत में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीन की डोज सबसे तेजी से लगाई जा रही है, लेकिन दुनिया के मुकाबले भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा ये पूरा करने में। और 24 घंटे में करीब 11,30,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई है और 24 घंटे में पहली डोज जिन लोगों को लगी है उनकी संख्या 6,29,000 है। 6,29,000 लोगों को पिछले 24 घंटे में उन्होंने पहली डोज ली है और 24 घंटे में जिन्हें दूसरी डोज दी गई है वो उनकी संख्या 4,74,000 के करीब है। और लगातार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि गंभीर खतरों से लोगों को बचाया जा सके। और अब हमारे साथ डॉक्टर अतुल मित्तल, कोशिश अस्पताल से गुरुग्राम के ईएनटी स्पेशलिस्ट और शार्प साइट आई अस्पताल के सीनियर आई कंसल्टेंट विनीत सहगल जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज पर। डॉक्टर अतुल मित्तल, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सर, ब्लैक फंगस को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत से लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, तो कईयों की तो जान तक चली गई। ये है क्या, कितना खतरनाक है, कैसे बचे सर इससे? नमस्कार। ब्लैक फंगस जो है ये बेसिकली एक ऑपोर्चुनिस्टिक फंगस है। ये रहती है नाक के पैसेजेस के अंदर, बट बिकॉज कोरोना के कहर के कारण एक्सेसिव स्टेरॉइड देने के कारण और मे भी कई अदर कारणों की वजह से, क्योंकि अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, सडनली अचानक से बहुत सारे केसेस अचानक पैंडेमिक की तरह उभर के आ रहे हैं। ब्लैक फंगस एक फंगस है जो कि जिस एरिया में लगती है उस एरिया को कंप्लीटली डेड कर देती है, उस वहां की ब्लड सप्लाई को खत्म कर देती है और रैपिडली अब उस एरिया के अराउंड पूरा ग्रो करना शुरू कर देती है। जो भी इसके स्ट्रक्चर उसके पास आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है जी। ब्लैक फंगस में 80 to 100% मोर्टेलिटी होती है अगर उसका पूरा प्रॉपर्ली इलाज नहीं किया। तो अभी जो केसेस आ रहे हैं वो काफी भयानक रूप में आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं हमारे हॉस्पिटल में हमने एक दो पेशेंट ऐसे हैं जिनकी जान भी खत्म हो गई है, उनको हम ऑपरेट करने लायक भी नहीं रहते। ये आंखों में अटैक करती है, आईज के अंदर अटैक करती है, ये ब्रेन में जा सकती है और लंग्स में अटैक कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम साइनसिस के। ठीक है डॉक्टर सहगल, मैं आपको रुक कर रहा हूं सर। ये ब्लैक फंगस
आखिर हो कैसे जा रहा है? जो खास करके जो कोविड पेशेंट्स हैं ठीक हो जा रहे हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ जा रहे हैं, होता कैसे है सर? और कैसे लक्षण देखकर समझे कि अगर ये कुछ डेवलप हो रहा है? देखिए सर, जो हम इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनको कोविड हुआ है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है। जो कोविड है ये आपके धीरे धीरे इम्यूनिटी को भी कम करता है। तो दो तरह से ये एक्ट हो रहा है। पहली चीज, कोविड की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। दूसरी चीज, कोविड में हमारी कुछ ऐसी दवाइयां चलती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, इंटरल्यूकिन्स, जो कि इस फंगस की ग्रोथ के लिए इसको आगे बढ़ाता है। ये धीरे धीरे फंगस जो है वो हमारी आंख में, नाक में और नाक के थ्रू हमारी ब्रेन में चली जाती है, जिससे मोर्टेलिटी भी देखी गई है। जी, तो आमतौर पर कैसे पता चलेगा कि जब कोई पेशेंट कोविड से ठीक हो गया है तो उसके अंदर किस तरह के लक्षण आ रहे हैं? डॉक्टर मित्तल, अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर आ गया है, किस तरह के लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे और मतलब कब उसको फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कितना खतरनाक है सर ये? क्या अगर वक्त रहते पता चल जाए तो इससे पूरी तरह से निजात मिल सकती है, बचा जा सकता है? सबसे पहले है कि अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी इस चीज का डायग्नोज करें और सारे लक्षण से हम पकड़ लें तो हम इसको 100% क्योर कर सकते हैं। वो अर्ली डायग्नोसिस क्या है? पेशेंट की आंख के आसपास स्वेलिंग आना, नाक बंद होना, नाक से डिस्चार्ज आना, ये बहुत ही अर्ली डायग्नोसिस है। सीवियर हेडेक, अगर कोविड से ठीक होने के बाद अचानक उसको हेडेक हो रहा है या एक आंख में पेन हो रहा है या विजन में थोड़ी सी ब्लरिंग आनी शुरू हो गई है, धुंधलापन आ रहा है, तो वहां पर हमें इस चीज को उसी वक्त उसके लक्षण पकड़ने चाहिए। उसी वक्त उसका नेजल स्वाब करा के उसको स्क्रीनिंग करा कहते हैं, जिसमें कि हम ल्यूकोसाइट देख सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम 1 घंटे में डायग्नोज कर सकते हैं। एक सीटी स्कैन, एक MRI से इसका हम डायग्नोसिस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर सहगल, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी जानकारी ये सारे आई, लोगों की आंख पर अटैक किया इसने और कई लोगों की आंख तक निकालने पड़ गई। क्या ये स्थिति शुगर पेशेंट्स के साथ ज्यादा होती है या किसी के भी साथ हो सकती है, या अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट है उसके साथ भी हो सकती है? देखिए, मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी फंगस नहीं है जिसको हमने आज पहली बार देखा है। जब मैं एम्स में अपनी रेजिडेंसी कर रहा था तो जो मेरी पहली सर्जरी थी वो मैंने एक्सेंट्रेशन ही करी थी एक पेशेंट की, क्योंकि मुझे याद है आज भी हमारे पास आया था। 2 दिन पहले उसने बोला कि मुझे नाक। विनीत जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे से थोड़ी दूरी बना लेंगे ताकि आपको हमारे दर्शक ठीक तरीके से देख पाए, क्योंकि आप बिल्कुल कैमरे के नजदीक है, इसलिए थोड़ा आप फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2006 जब मैंने पहले अपनी रेजिडेंसी ज्वाइन करी थी, जो पहला फंगस मैंने देखा था, जो पहला ऑपरेशन मैंने किया था, वो म्यूकरमाइकोसिस के बाद एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसमें हमें आंख निकालनी पड़ी थी। तो ये बहुत पुरानी फंगस है, लेकिन कोविड के सिनेरियो में क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन हुआ है, खासकर उन लोगों में जिनकी शुगर एकदम से शूट कर गई है या फिर उन लोगों में जिनमें हमें ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी पड़ी है, तो ये फंगस ज्यादा जो है वो खतरा दे रही है, क्योंकि हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी इसको काउंटर नहीं कर पाती है। ये धीरे धीरे फंगस आगे बढ़ती है, ये आपकी नाक को इन्वॉल्व करती है, नाक के बाद आपकी आंख को, जैसे डॉक्टर मित्तल ने आपको बताया कि आंख में धुंधलापन हो सकता है कि एक रात पहले आप बिल्कुल ठीक थे और एकदम से आपकी आंख की रोशनी चली गई। इस फंगस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अर्ली डायग्नोसिस के साथ साथ इसमें आपको पेशेंट को एडमिट करके पेशेंट का बहुत ही हर 2-2 घंटे में चेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फंगस बहुत ही तेजी से बढ़ती है और पूरी बॉडी को सबसे पहले आपकी नाक को इन्वॉल्व करेगी, फिर आंख को इन्वॉल्व करेगी और ब्रेन को इन्वॉल्व करके बहुत ही जल्दी मोर्टेलिटी कर सकती है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, ये उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जिन लोगों को डायबिटीज या कोई इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई आईवी ड्रग्स चल रही हैं, या उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर है, उनमें ये ज्यादा देखी गई है। जी डॉक्टर मित्तल, अब बड़ी अहम बात बता रहे हैं डॉक्टर सहगल हमें, मैं ये समझना चाहूंगा सर कि क्या इस केस में सर्जरी भी हो सकती है और क्या सर्जरी के बाद पेशेंट ठीक भी हो सकता है, लेकिन सर्जरी किस हद तक कामयाब है ये मैं समझना चाहूंगा। और एक गुजारिश है सर आपसे, क्या आप थोड़ा रोशनी की तरफ फेसिंग करके बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक आपको देख नहीं पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अंधेरा दिख रहा है वहां पर। अगर सामने की ओर कोई लाइट हो सके तो उसको प्लीज ऑन कर ले, तो शायद ये समस्या हल हो जाएगी। आप बैठे हैं? ये लाइट ऑफ कर।
सर हम कोशिश करते हैं इसको बेहतर करने की, आप अपनी बात पूरी करें जब तक। हाँ, आप मुझे सवाल दोबारा पूछिए मेरा प्लीज। सर सवाल यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर सहगल ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या सर्जरी से इसको ठीक किया जा सकता है और कितनी कामयाब होगी सर्जरी, क्योंकि तो आंख में भी हो जा रहा है सर, फेस पर भी हो जा रहा है, बॉडी में कहीं पर भी पहुंच जा रहा है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल और सर्जिकल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जगह पे ये फंगस मिलती है और उस जगह की ब्लड सप्लाई तो ये खत्म कर देती है। ठीक है। अगर वहां की ब्लड सप्लाई अगर खत्म हो जाती है तो वो एरिया हमारा डेड हो जाता है। तो जितना भी डेड टिश्यू है उसको पहले सर्जरी से हमें निकालना पड़ता है। जितना वो डेड टिश्यू है उसकी ब्लड सप्लाई जहां तक दोबारा से ब्लड सप्लाई होगी तभी तो वहां पर एंटी फंगल जा पाएगा। और वंस दिस इज डिब्लाइडमेंट, जिसको कहते हैं हम लोग, बिकॉज ईएनटी सर्जन है तो ये हम लोग अक्सर एंडोस्कोपिक डिब्लाइडमेंट करते हैं, दूरबीन के द्वारा नाक के जरिए ये सारा एरिया को हम साफ कर सकते हैं, जो कि एक नॉन इन्वेसिव मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कही जाएगी। उसके बाद इमीडिएटली इसके बाद हम इसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एम्फोटेरेसिन बी और फोस्फोराजोल जैसी ड्रग्स होती है, जिनके ऊपर हमको लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। उसके बाद इसको हर हफ्ते इनका फॉलोअप होता है, हर हफ्ते इनको क्लोजली सीटी स्कैन से फॉलोअप किया जाता है कि ये प्रोग्रेस तो नहीं हुई है। कभी कभी एक बार की डिब्लाइडमेंट से काम नहीं चलता, कभी कभी सेकंड और थर्ड टाइम डिब्लाइडमेंट की करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। आप रहे हमारे साथ, दोनों ही हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और भी कई अहम सवाल हैं म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से जुड़े हुए, जिनके जवाब जानेंगे, किन लोगों को सावधान रहना चाहिए और किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे दोनों एक्सपर्ट से उसके भी जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। स्वागत है आपको ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों से कैसे बचा जाए, और इन दिक्कतों में एक जो सबसे खतरनाक चीज सामने आ रही है वो है म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अतुल मित्तल, फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट और शार्प साइट आई अस्पताल के सीनियर आई कंसल्टेंट पुनीत सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ब्लैक फंगस से किस तरीके से बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर सहगल आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर खतरा डायबिटीज पेशेंट्स को देखा जा रहा है, इससे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो कैसे सावधान रहे, क्या सावधानियां बरतें, ताकि और किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे लक्षण उनके लिए अलग हो सकते हैं कि समझ में आ जाए कि ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही सर। सबसे पहली जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना इलाज जो है वो डॉक्टर की सलाह पे ही करें। कई बार हमने देखा है, हमारे यहाँ भी हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स को देखा कि जिन्होंने स्टेरॉइड्स इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने अपने आप ही, क्योंकि आजकल इसका कहर है इस महामारी का, उन्होंने देखा है कि उनके कुछ रिलेटिव्स स्टेरॉइड्स लेकर ठीक हो गए हैं, तो वो अपने आप ही बिना डॉक्टरी सलाह के कितना स्टेरॉइड्स लेना चाहिए, किस हिसाब से लिया जाने वाला है, उस तरह से उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया, जिससे कि उनके शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो गए। किसी भी तरह की दवाई, चाहे वो स्टेरॉइड्स है, चाहे वो इंटरल्यूकिन्स है, चाहे वो एंटीवायरल्स है, कोई भी दवाई है, ये आपकी आंख को पूरा नुकसान पहुंचा सकती है। ना ही ये सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस कर सकती है, ये काला मोतिया भी कर सकती है और आंख के पर्दे को भी खराब कर सकती है, आंख की रोशनी को एकदम से खत्म कर सकती है। तो मेरा सबसे पहले आपसे आपके थ्रू एक हाथ जोड़कर निवेदन है अपने सभी दर्शकों से कि कृपया कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल मत लीजिए। कितनी डोज लेनी है ये भी आपका डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आप ध्यान रखिए कि अपना शुगर मॉनिटरिंग नॉर्मली करते रहिए। अगर आप 10-11 दिन बाद ठीक भी हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, अपना शुगर मॉनिटरिंग रेगुलर करिए। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये फंगस जो है ये हमारे एनवायरमेंट में उन जगह पे सॉइल के आसपास ज्यादा होती है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है आपके घर के आसपास, आपका घर बन रहा है, उस तक मत जाइए। जहां पर काफी धूल या रेत आ रही है उस जगह तक मत जाइए। अपना फेस मास्क, हम ये कहते हैं कोविड की रिकवरी के बाद पेशेंट को एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन अपना फेस मास्क बना के रखिए। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जो कि आपने घर पे लगाई दी है, तो डिस्टिल वाटर का ही यूज करिए। ये चीज ध्यान रखिए कि एक बार ये फंगस आपकी बॉडी के अंदर चली गई, उसके बाद फिर इसको कंट्रोल करना, जैसे डॉक्टर मित्तल सर ने बताया, बहुत मुश्किल है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ये हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये हम जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर मित्तल, मैं एक चीज समझना चाहूंगा सर, अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को ये ब्लैक फंगस से म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है तो क्या उसको सीधा अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, और क्या स्टेरॉइड के जरिए ही इसका इलाज हो सकता है? लेकिन अगर है तो फिर स्टेरॉइड छोड़ने के बाद क्या होगा सर? डायबिटीज का इलाज ब्लैक फंगस से कोई रिलेशन नहीं है। डायबिटीज जो है अगर इंक्रीज है तो ब्लैक फंगस इंक्रीज करेगी तो डायबिटीज भी इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहले अगर डायबिटिक है और हमें कोई भी शुबा है कि इसको ब्लैक फंगस की सिम्टम्स है, इमीडिएटली उसको एडमिट होकर उसको इंसुलिन पर रखकर उसके शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है जी। और पैरेलली इसका डायबिटिक का स्टेरॉइड इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेरॉइड जो फर्दर फ्लेयर ये ब्लैक फंगस को और बढ़ा देगी। ओके ओके। स्टेरॉइड एक ट्रीटमेंट था कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जी। जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया जाना चाहिए था, एक पर्टिकुलर मात्रा में किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसकी कहर इसीलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने, जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया कि एक एक्चुअली स्टेरॉइड स्टार्ट कर लिए, अपने आप स्टेरॉइड कर लिए, तो हमें नहीं पता अपने आप किसी नदी से डोज लेगी। इसी के कारण ब्लैक फंगस इतनी फेमस हुई है। ठीक है, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो ये भी जानेंगे इन दोनों से कि कंजंक्टिवाइटिस और ब्लैक फंगस में क्या अंतर है और क्या कोरोना के लक्षण के तौर पर जो पहले कंजंक्टिवाइटिस भी देखा जा रहा था उस पर भी उनसे जानकारी लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार कोरोना के बाद जो दूसरी दिक्कतें लोगों को परेशान कर रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्लैक फंगस पर हमारी ये चर्चा जा रही है जिसमें हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सहगल, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मैं ये समझना चाहूंगा ब्लैक फंगस और कंजंक्टिवाइटिस में अंतर कैसे करें, क्योंकि बीच में कोरोना के लक्षण के तौर पर भी कंजंक्टिवाइटिस को देखा जा रहा था। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके थ्रू दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंजंक्टिवाइटिस का मतलब है आंख में लालीपन आना। बाहर आप जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक सफेद पोर्शन है, वहां पर आपको हल्की सी लाली दिखाई दे सकती है। इसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जो ऊपरी सतह इन्वॉल्व होती है। 2 से 3% पेशेंट्स में ये आपके कोविड का प्रेजेंटिंग साइन हो सकता है। प्रेजेंटिंग साइन का मतलब आपको और कोई बॉडी में दिक्कत नहीं है, आपको लगा कि आंख में हल्की सी लाली हो रही है, आप घर में बैठे हुए हैं, आपका कहीं बाहर आना जाना नहीं है, लेकिन आपका एक कोविड कॉन्टेक्ट से पास में आप गए थे या आप हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद से आपको हल्की सी लाली होनी शुरू हुई, तो ये आपके कोविड का पहला साइन हो सकता है। दूसरी चीज जो कि कोविड और ब्लैक फंगस को आपस में एक डिफरेंशिएट करने के लिए है, वो ये है कि कंजंक्टिवाइटिस जो 90% देखा गया है वो फर्स्ट वीक ऑफ कोविड इलनेस में देखा गया है। यानी 5 से 10 दिन के अंदर अगर आपके हाथ में हल्की सी लालीपन आई है, और ये किसी को भी हो सकता है कि अगर आप इम्यूनिटी आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप मेरी तरफ 30 से 35 साल के एक व्यक्ति हैं, आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपको तब भी आंख में लाली हो सकती है। ये लाली जो है ये अपने आप कुछ दिन में खत्म हो जाती है, जिसमें हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या फिर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स देते हैं। कुछ केसेस में अगर कंजंक्टिवाइटिस थोड़ा ज्यादा है तो हम इनको और कुछ तरह की दवाइयां देके वो अपने आप सेटल कर जाती है। इसका कोई परमानेंट आंख पे डैमेज नहीं होता है और ये बॉडी में जो है और किसी तरह का डैमेज नहीं करती है। फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो है वो आंख के पीछे से अटैक करती है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस आंख के आगे से अटैक करती है। म्यूकरमाइकोसिस साइनसेस के थ्रू हमारी आंख के पीछे ऑर्बिट के एरिया में अफेक्ट करती है। इसमें आपको सिर्फ रेडनेस के साथ साथ बाकी दिक्कतें जैसे आंख की मूवमेंट में दिक्कत और आंख थोड़ी बाहर की तरफ आनी भी शुरू हो जाती है। ओके। और ये उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जो कि आफ्टर फर्स्ट वीक जिनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं या फिर किसी तरह की इम्यूनोसप्रेसर कंडीशन है। ओके डॉक्टर मित्तल, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर, क्या म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस सिर्फ पोस्ट कोविड ही हो सकता है या उसके पहले भी हो सकता है? एक बात सर, और दूसरा स्टेरॉइड अगर किसी भी केस में हम देते हैं तो क्या इसका खतरा बना रहेगा? स्टेरॉइड कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पहले नहीं दी जाती थी। पहले भी स्टेरॉइड दिए जाते थे, पहले भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते थे, पहले भी कैंसर के मरीज होते थे, डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी हमारे पास आती थी। बट फंगस का कहर इतना नहीं था न कि इस वक्त आया है। तो इसके बियॉन्ड, स्टेरॉइड के बियॉन्ड, डायबिटीज के बियॉन्ड भी हमें सोचना चाहिए कि क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो
उनको भी हम लोग असेस कर रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर विनीत ने कहा कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। अभी कोई हमारा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं बना था कोविड का, जिसको कि जो जैसे मजी हमने दवाइयां दी, किसी तरह से भी इस कहर को खत्म करना था कोविड। लेकिन अभी हम उसके रिपोर्टेशन को झेल रहे हैं। अचानक केसेस आने शुरू हो गए जी। अब हम लोगों का एक ही मकसद है कि किसी तरह से इन केसेस को किसी तरह से जितनी जल्दी डायग्नोज करके जल्दी ठीक करते हैं, और साथ साथ एनालिसिस बनाए कि क्या कारण थे जिस कारण से ये इतना बड़ा एपिडेमिक शुरू हुआ है। तो इसकी असेसमेंट और मे बी 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हम लोग और एक अच्छी तरह से आपको स्टडी करके दिखा सकते हैं कि ये किस कारण है। बट डेफिनेटली स्टेरॉइड एक ट्रीटमेंट एक मेन फैक्टर है। ओके, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर सहगल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के मन में जो तमाम सवाल है उनके जवाब देने के लिए, ताकि वो समझ पाए और घबराए नहीं, इलाज सही समय पर इसका शुरू हो पाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, तुरंत लौटते हैं।